साइफा या साइकन, ये फाइलम पॉडीफेरा का सदस्य इसकी क्लास है कैल्केरिया, ऑर्डर हेट्रोसीला, जीनस साइफा। इन्हें सामान्यतः अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज कहते हैं। ल्यूकोसिलेनिया के कंपैरिजन में इसकी संरचना जटिल होती है। शरीर भित्ति में वलन उपस्थित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप स्पंज गुहा छोटी हो जाती है। हैबिट, हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आवास, स्वभाव एवं वितरण। यह एक छोटा समुद्री स्पंज है जो कि अपने चिपचिपे सिक्रीशंस के द्वारा चट्टानों, प्रवालों या मॉलस्कन्स के शेल्स के द्वारा पर चिपका हुआ पाया जाता है। शैलो वाटर या छिछले जल के अंदर पाया जाता है, जहाँ पर कि वाटर करंट्स के साथ या वेव्स के साथ में प्लेंटी ऑफ फूड, प्रचुर मात्रा में इन्हें खाद्य सामग्री मिल जाती है और ऑक्सीजन युक्त जल उपलब्ध होता है। यह शाखित कॉलोनियल स्पंज है, लेकिन इसके एकल जंतु भी मिलते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरण इसका कई जगह फैला हुआ है और नॉर्थ अटलांटिक शोर्स पर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाह्य संरचना, विविध स्वरूपों में मिलते हैं। ये वेल शेप्ड है, इनकी लंबाई 2 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर कई लंबे बेलनाकार सिलेंड्रिकल्स पाए जाते हैं और ये सिलेंड्रिकल्स आपस शाखित होते हैं और आधार भाग पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और आधार भाग इसका किसी बेस से जुड़ा हुआ रहता है। ग्रे या लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। दूरस्थ स्वतंत्र सिरे, सिलेंडर के दूरस्थ स्वतंत्र सिरे पर एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जिसे ऑस्क्यूलियम या एक्सेलेंट या एक्सकरेंट पोर कहते हैं। बहिर्वाही छिद्र कहा जाता है। ऑस्क्यूलम के चारों तरफ में एक अक्षीय कंटिकाएं पाई जाती है जिसे ऑस्क्यूलर फ्रिंज कहते हैं और ये एक ताज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका कॉमन नेम है क्राउन स्पंज। और ये क्या करती है, दूसरे बड़े जंतुओं को इस स्पंज के शरीर में प्रवेश होने से रोकती है। ऑस्क्यूलम के नीचे एक छोटा कॉलर रीजन पाया जाता है। ये देखिए, ये हो गया ऑस्क्यूलम, ये ऑस्क्यूलर फ्रिंज है, चारों तरफ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये बर्ड है, ये लंबा सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, इस पे छोटे छोटे छिद्र ऑस्टिया पाए जाते हैं। ये बेस भाग है, बेस भाग पे सभी सिलेंडर्स आपस में जुड़े रहते हैं और ये फिर सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है। इनका शरीर बाह्य चारों तरफ से कवर्ड रहता है डर्मल एपिथेलियम या एक्टोडर्म के द्वारा। बॉडी सरफेस पे कई पॉलीगोनल एलिवेशंस मिलते हैं जिसपे मोनोएक्सियल स्पिक्यूल्स फैले रहते हैं, इन्हें ऑक्सियोट्स कहते हैं। और ये एलिवेशंस जो है, इन दो एलिवेशंस के बीच में एक खाज पाई जाती है और उस खाज पे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें ऑस्टिया या अंतर्वाही या इनकरेंट पूल्स कहते हैं, जो कि शरीर के मध्य में स्थित गुहा के अंदर खुलते हैं। इस गुहा को स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। इस सिलेंडर की वॉल मोटी होती है क्योंकि इसके अंदर मीजोक्लिया अधिक मात्रा में पाया जाता है, फोल्डेड होती है। फोल्डेड होने से इसके अंदर क्या होता है, दो तरह की कैनाल्स विकसित हो जाती है, अंतर्वाही नाल और अरीय नाल। ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है और स्पंज गुहा के चारों तरफ अरीय रूप से विन्यासित होती है। कॉलर रीजन पर और बेसल पोर्शन पर ऑस्टिया और कैनाल्स अनुपस्थित होते हैं। कैनाल सिस्टम, इसके अंदर इसकी साइकॉन टाइप का नाल तंत्र पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति एस्कॉन प्रकार से होती है। शरीर भित्ति में क्षैतिज रूप से वलन की वजह से ये बनती हैं। शरीर भित्ति में बाहर की तरफ पिनेकोडर्म पाई जाती है, इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं और अंदर की तरफ कोएनोडर्म होती है जिसकी कोशिकाएं फ्लैजिलेटेड होती है। इन दोनों के मध्य अकोशिकीय जिलेटिनस मेसेनकाइम पाई जाती है। बॉडी वॉल के अंदर फोल्ड्स उपस्थित होते हैं जिसके फलस्वरूप नियमित अंतराल पर उपस्थित इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन, अंतर्वलन और बहिर्वलन बन जाते हैं और उस फलस्वरूप दो प्रकार की कैनाल्स या नाल बनती है, अंतर्वाही नाल या इनकरेंट कैनाल और अरीय नाल या रेडियल कैनाल। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और ऑल्टरनेट अरेंज्ड होती है।
कंपोनेंट्स ऑफ कैनाल सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। कैनाल सबसे पहले मिलता है ऑस्टिया या डर्मल पोर्स। ये माइकोसाइट्स या कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती है इनके चारों तरफ। ऑस्टिया का डायमीटर या व्यास कम और अधिक हो सकता है। इस प्रकार से ये अंदर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद खुलती है ऑस्टिया, खुलती है अंतर्वाही नाल के अंदर। ये शरीर भित्ति के अंतर्वलन से इनका निर्माण होता है और शरीर के बाहर से ये संपर्क में स्थापित रहते हैं ऑस्टिया के द्वारा। ये इनकरेंट कैनाल्स जो है प्रोसोपाइल्स के द्वारा अंदर जो अवकाश है उससे कनेक्टेड रहते हैं। रेडियल कैनाल्स या फ्लैजिलेटेड कैनाल्स, ये शरीर भित्ति के बहिर्वलन से इनका निर्माण होता है और ये फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स के द्वारा आस्तरित रहती हैं और ये खुलती है स्पंज गुहा के अंदर एपोपाइल या इनकरेंट ऑस्टिया के द्वारा। रेडियल कैनाल्स स्पंज गुहा में एपोपाइल या अंतर्वाही छिद्रों के द्वारा खुलती है। शरीर के मध्य में एक गुहा मिलती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं और ये नॉन फ्लैजिलेटेड पिनेकोसाइट्स के द्वारा आश्रित रहती है और ये स्पंज गुहा ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो वाटर पाथवे क्या रहता है इसमें, जल बाहर से प्रवेश करेगा डर्मल ऑस्टिया से, इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल्स के द्वारा रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स के द्वारा स्पंज गुहा और स्पंज गुहा से ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर। ये देखिए डायग्राम, जो ये रेड है ये है पिनेकोडर्म, अंदर वाली ये है कोएनोडर्म। यहाँ जो येलो दिख रहे हैं ये है फ्लैजिला या कोएनोसाइट सेल्स। ये हो गए डर्मल ऑस्टिया, ये डर्मल ऑस्टिया। ये होगी इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से ये छिद्र जो कहलाते हैं ये प्रोसोपाइल्स, इससे खुलेगी ये रेडियल कैनाल में। ये है एपोपाइल्स, इससे खुलती है स्पंज गुहा और ये शरीर से बाहर। हिस्टोलॉजी, साइफा द्विजन स्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होता है। बाहरी लेयर को पिनेकोडर्म और आंतरिक को कोएनोडर्म कहते हैं और इनके मध्य में जिलेटिनस मीजेनकाइम या मीजोहाइल भरा हुआ पाया जाता है। पिनेकोडर्म के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, इसके अंदर पाई जाती हैं पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, और पिनेकोसाइट्स हो गई, ये बना रही है एक्सटर्नल डर्म लेयर या एक्टोडर्मिस। और कोएनोसाइट्स जो है उसके अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वे है अमीबोसाइट्स हो गई, कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, थीसोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, फेगोसाइट्स, माइकोसाइट्स एक्सेट्रा, स्क्लेरोसाइट्स, ग्लैंड सेल्स, जर्मिनल सेल्स। ये डिफरेंट टाइप की सेल्स है। ये ए हैज़ पिनेकोसाइट्स, ये है माइकोसाइट, ये है पोरोसाइट, ये है थीसोसाइट, देन क्रोमोसाइट, ये है स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स, ये दिस इज आर्कियोसाइट्स, देन कोइलोनोसाइट, स्पर्म, ओवम एंड कोएनोसाइट सेल। स्केलेटन, कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ होता है और ये मेसेनकाइम में एम्बेडेड रहती हैं। ये सॉफ्टवेयर अंतःकंकाल का निर्माण करती है और जो सॉफ्ट पार्ट्स है बॉडी का उनको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। कंकाल किस तरह का है, इसमें एक कंटिकाएं मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स, एक अक्षीय, सीधी निडल की तरह या कर्व्ड होती है। ये यूनिरेडिएट हो सकती है या बाइरेडिएट हो सकती है। एक अरीय या द्विअरीय होती है
और ये डिपेंड करता है कि वो एक साइड में ग्रो कर रही है या दो साइड में ग्रो कर रही है, उसके बेसिस पे। देन टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स, 4 रेज होती हैं लेकिन चारों सेम प्लेन में नहीं होती है, और कई बार एक रे के लॉस से ये ट्राई रेडिएट में परिवर्तित हो जाती है। और ये रेज और एंगल्स ये इक्वल भी हो सकते हैं, रेगुलर है, और अनइक्वल होंगे तो वाई शेप्ड या टी शेप्ड होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स का निर्माण मीसेनकाइम में उपस्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है, और वो स्क्लेरोब्लास्ट जो कि कैल्केरियस स्पिक्यूल सिक्रीट कर रही है उनको कैल्कोब्लास्ट कहते हैं। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स किस प्रकार से बनते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो हैं गिविंग राइज टू बाइन्यूक्लिएट स्क्लेरोब्लास्ट, इनकम्प्लीट डिवीजन से इनका निर्माण होता है। ये देखिए, फर्स्ट ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है, इसके अंदर विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनेगी, ये दो न्यूक्लियस बने, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर मूव करते हैं, और जो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल है वो समुद्री जल से के बीच में आके जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्पेस है वहाँ पे जम जाता है। उसके बाद में ये कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ ये लंबाई में वृद्धि करता है। ये देखिए, ये लंबाई में वृद्धि कर रहा है, और न्यूक्लियस दोनों लंबे हो जाते हैं, सेल्स 2 में डिवाइड हो जाती है, एक को तो बोलते हैं फाउंडर सेल और दूसरी को बोलते हैं थिकनर सेल। ठीक है, ये फाउंडर सेल हो गई, ये थिकनर सेल हो गई। और जब ये स्पिक्यूल साइज में बढ़ता चल रहा है, जब ये स्पिक्यूल्स पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये सेल्स इससे अलग हो जाती है और मीसेनकाइम में ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स बन गया। ट्राईएक्सॉन में क्या हुआ? 3 स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स बनती है, एक दूसरे के से ये ट्रायंगुलर मैनर में अरेंज्ड है। ये देखिए, इसके अंदर डिवीज़न हुआ, 3 कैल्शियम पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह से वृद्धि करते चलते हैं, और उसके बाद में ये अंत कोशिका खत्म हो जाती है, और इस प्रकार से ये स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है। अरेंजमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स, लॉन्ग मोनोएक्सॉन्स टाइप, ये ऑस्क्यूलम के चारों तरफ पाए जाते हैं, टी शेप्ड। शॉर्ट मोनोएक्सॉन्स रेडियल कैनाल्स के पास में होते हैं, ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स रेडियल कैनाल्स के पास में होते हैं, टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्राई रेडिएट के साथ साथ पाए जाते हैं। फिजियोलॉजी है फर्स्ट, मूवमेंट। इनके अंदर कोई भी प्रकार के चलन अंग नहीं पाए जाते हैं, सेसाइल एनिमल है, सबस्ट्रेटम या आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं, और थोड़ा बहुत संकुचनशील गतियाँ ये प्रदर्शित करते हैं जो कि होती है पिनेकोडर्म की वजह से। वाटर करंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसकी फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसी वाटर करंट के साथ फूड और ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और बाहर निकलने वाले जल के साथ अपचित खाद्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सामान्यतः ये अपर्चर्स जो हैं वो खुले रहते हैं, वाटर फ्लो आती है और ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल दी जाती है। न्यूट्रिशन, साइफा में पोषण जंतु सम प्रकार का होता है। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, जलधारा के साथ आए कार्बनिक पदार्थ छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, डायमेटम व प्रोटोजोआ का भक्षण करते हैं, और भोजन के कणों का फिल्ट्रेशन इनकरन कैनाल्स द्वारा किया जाता है। भोजन के कणों के आकार के आधार पर उसका क्षेत्र अंतर्ग्रहण तंत्र के विभिन्न भागों द्वारा कोशिका भक्षण विधि द्वारा किया जाता है। बहुत छोटे आकार के कण कोएनोसाइट सेल्स की कॉलर से चिपक जाते हैं। कोएनोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स दोनों ही कणों को फूड वैक्यूल्स में पाचित करती है, और इनिशियली जो फूड वैक्यूल है
वो पहले एसिडिक होती है और उसके बाद में ये एल्कलाइन या क्षारीय माध्यम में हो जाती है। अधिकांशतः कोएनोसाइट्स आंशिक रूप से पचित भोजन को पूर्ण पाचन के लिए आर्क्योसाइट्स में स्थानांतरित कर देते हैं। थीकोसाइट्स पोषण को ग्लाइकोजन एवं लिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में संग्रहित करते हैं। डाइजेस्टेड फूड एमीबोसाइट सेल्स द्वारा दूसरी कोशिकाओं में भी वितरित किया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड कोएनोसाइट्स द्वारा शरीर की गुहा से होता हुआ जल द्वारा के माध्यम से ऑस्क्यूलम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रेस्पिरेशन स्पेशल सेंसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स श्वसन अंग का अभाव होता है। वायवीय श्वसन होता है। जल में खुलित ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जल में मुक्त कर दी जाती है। एक्सक्रीशन साइफा अमिनोटैलिक जंतु है। अमोनिया जल द्वारा के साथ शरीर से बाहर निष्कासित की जाती है। रिप्रोडक्शन साइफा के अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जन्म पाया जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। शरीर के आधारीय भाग से एक बहिर्वृद्धि निकलती है, इसे मुकुल या कलिका या बड कहते हैं। कलिका के मुक्त सिरे पर एक छिद्र ऑस्क्यूलम बनता है और यह पूर्ण वृद्धि कर पेरेंट साइफन से अलग हो नया साइफन बना देती है। ये देखिए, ये आउटग्रोथ हुई, बेस के पास से ये वृद्धि करा, यहाँ पे ऑस्क्यूलम बन गया और फिर ये इससे पृथक होके अलग से बना लेता है। रीजनरेशन स्पॉन्जेस के अंदर रीजनरेशन की भी अद्भुत क्षमता पाई जाती है। कोई भी पीस साइफा के शरीर से टूटकर पृथक हो जाता है तो वो कंप्लीट स्पंज के अंदर अनुकूल परिस्थिति आने पर विकसित हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, ये मोनोशियस हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी जंतु हैं। इसमें ओवम और स्पर्म दोनों का निर्माण आर्क्योसाइट सेल्स से मीजोग्लिया में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक बड़ी अमीबोसाइट सेल्स स्पर्मेटोगोनियम बनाती है। ठीक है, स्पर्म मदर सेल या स्पर्म मात्र कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया क्या है? ये एक रूपांतरित अमीबा कोशिकाएं हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम जो है एक या अनेक चपटी कोशिकाओं के द्वारा कवर्ड रहती है, जिसे स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और इस प्रकार ये एक पुटी का निर्माण कर देती है। ये स्पर्मेटोगोनिया रूपांतरित कोएनोसाइट सेल्स होती हैं और स्पर्मेटोगोनियम विभाजन कर स्पर्म्स का निर्माण करती है। जो स्पर्म है उसके अंदर राउंड गोल न्यूक्लियस युक्त हेड होता है और एक लंबी टेल पाई जाती है, जिसकी मदद से ये जल में तैरते हैं। oogenesis या अंडाणु जनन, अंड का निर्माण अमीबोसाइट कोशिका से होता है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक एवं विशिष्ट केंद्रिका पाई जाती है। ये ट्रोफोसाइट कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें नर्व सेल्स कहा जाता है और परिपक्वन विभाजन के पश्चात ये अन्य अरीय नालों की भित्ति में रूपित हो जाती है। फर्टिलाइजेशन साइफा जो है वो प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनसिस स्त्री पूर्वी होते हैं, अतः निषेचन पर निषेचन होता है। शुक्राणु का सर्वप्रथम कोएनोसाइट द्वारा भक्षण कर लिया जाता है और अब ये कोएनोसाइट कैरियर सेल कहलाती है, वाहक कोशिका कहलाती है और यह स्पर्म के केंद्रक को ओवा में स्थानांतरित कर देती है और नर और मादा केंद्रक फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये स्पर्म है, ये इससे अटैच हुआ और अब ये इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसको फ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर गया और उसके बाद ये इसने अपना न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पेरेंट साइफा के अंदर ही होता है और जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर मैच्योरेशन इक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज होता है।
समान पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। उसके फलस्वरूप एक ब्लास्टुला अवस्था का निर्माण होता है जिसके अंदर ब्लास्टोसील पाई जाती है। पहले 3 क्लीवेज या विदलन वर्टिकल उदग्र होते हैं, उसके फलस्वरूप 8 कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर्स बनती है और चौथा विभाजन क्षैतिज अनुप्रस्थ होता है। और ये चौथा अनइक्वल डिवीजन है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, जिससे कि 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। 8 बड़े मैक्रोमियर्स जिसके द्वारा फ्यूचर एपिडर्मिस बनती है और 8 छोटे माइक्रोमियर्स जो कि फ्यूचर कोएनोसाइट्स बनाते हैं। ये जो 16 सेल वाला एम्ब्रियो है, ये जस्ट जो मैटरनल कोएनोसाइट्स लेयर है उसके नीचे पाया जाता है। जो माइक्रोमियर्स या छोटी कोशिकाएं हैं वो उनमें तीव्रता से वृद्धि होती है, लंबी हो जाती हैं और उनके एक सिरे पर फ्लैजिला बन जाता है। अंदर की तरफ जो ब्लास्टोसील को फेस कर रहा है उस तरफ इसके अंदर फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है। जो बड़ी कोशिकाएं हैं वो कुछ समय तक उनमें कोई विभाजन नहीं होता है, ये राउंडेड हो जाती हैं, गोलाकार कणिका युक्त हो जाती है और इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टुला। ये देखिए एग है, पहला क्लीवेज 2 कोशिकाएं बनी, दूसरे से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाएं बनती है। और ये है स्टोमोप्लास्टुला स्टेज, ये है एम्फीब्लास्टुला। बाहर की तरफ सारी फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स हैं, नीचे की तरफ नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स मिलते हैं। ये एम्फीब्लास्टुला का सेक्शन है। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये देखिए ब्लास्टुला स्टेज है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, एलोंगेटेड फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स है और 8 ग्रेन्युलर मैक्रोसाइट्स पाई जाती है। ब्लास्टोसील होती है जो कि एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है और मैक्रोमियर्स के अंदर ही माउथ उपस्थित होता है। माउथ किस काम में किया जाता है? सराउंडिंग मैटरनल सेल्स से न्यूट्रिशन प्राप्त करने के काम में आता है। नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। जो स्टोमोब्लास्टुला लार्वा बना है उसके अंदर इन्वर्जन की क्रिया होती है, प्रतीपन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मुख के द्वारा ये उल्टा हो जाता है एम्फीब्लास्टुला। इसके शरीर पर फ्लैजिलेटेड सेल्स उपस्थित होती है और ये जलधारा के साथ बाहर आ जाता है और आधार पर चिपक जाता है। ठीक है, फ्लैजिला बिकम डायरेक्टेड टूवर्ड्स द आउटसाइड, बाहर की तरफ फ्लैजिला आ जाता है। ये मोर और लेस अंडाकार होता है और एक आधे भाग के अंदर तो छोटी सकड़ी फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है और दूसरे आधे भाग के अंदर बड़ी कणिकामय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये देखिए, ये रहा, ये फ्लैजिला बाहर की तरफ आ गए, ये बड़ी कोशिका है और ये छोटी। यहाँ पे अब इसमें इन्वर्जन या प्रतिपन की क्रिया हुई तो ये सेल्स सब अंदर चली गई और ये ग्रेन्युलर सेल्स बाहर आ जाती है। देन है गैस्ट्रो और ये जलधारा के साथ बाहर आ जाता है, आधार पर चिपक जाता है और मेटामॉर्फोसिस द्वारा अपने अक्ष पर लंबा हो वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र सिरे पर एक ओपनिंग है जिसके द्वारा ओपनिंग होती है जिसको ऑस्क्यूलम का निर्माण करता है और बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पूरे सिलेंडर पे जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। जो नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रेन्युलर सेल्स थी उसके द्वारा डर्मिनल एपिथेलियम में स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोब्लास्ट बनती है और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है उसके द्वारा कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट्स का निर्माण होता है और मीसेनकाइम्स जो है वो उसकी उत्पत्ति इन दोनों ही प्रकार की लेयर से होती है। जो यंग स्काइफा है, ये स्टेज जो होती है इसको ओलिन्थस स्टेज कहती है। ये एस्केनाइट टाइप ऑफ स्पंज से रिजेंबल करती है और अब ये क्या करते हैं, जो ओलिन्थस स्टेज है ये अपनी वॉल को बाहर की तरफ पुश करते हैं। पहले मिडल में पे पुश करते हैं रेडियल कैनाल्स पे, कोएनोसाइट्स जो है वो इन रेडियल कैनाल्स में शिफ्ट हो जाती है, बॉडी वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है और इस प्रकार से एडल्ट साइफा बनता है। ये देखिए,
ये इन्वर्जन हुआ, ये बड़ा हो गया और ये इस प्रकार से एडल्ट साइफा का निर्माण होता है और बाद में फर्दर ब्रांचिंग से कॉलोनी का निर्माण होता है।